हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एनसाइक्लोस्टोमा पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि एनसाइक्लोस्टोमा में आपको ना फिजियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल पढ़ोगे, फिजियोलॉजी आपको इसमें नहीं पढ़नी है। एंड आई होप कि आपको किसी में भी फिजियोलॉजी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको बड़े बड़े पेपर्स देने लाइक नेट जेआरएफ देना है, बाद में एमएससी करना है, तो फिर आपको वो सब भी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। लेकिन एनसाइक्लोस्टोमा में हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम बस मॉर्फो पढ़ेंगे उसकी, और उसके बाद फिर हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, एनसाइक्लोस्टोमा के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं और अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज से जो भी आपको टाइमिंग पता है, 6 बजे वीडियो आती है, तो उसी टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा ना आई फ्लू की वजह से दिक्कत में है, तो वीडियो हो सकती है कि हम छोटी छोटी बनाएं। मैक्सिमम हम अगर बनाएंगे भी छोटी तो 2 से 3 वीडियो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 वीडियो आई थिंक थोड़ी छोटी वीडियो आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर हम नॉर्मल चलेंगे। पूरा का पूरा बड़े बड़े वीडियोस में आपको हम पढ़ा देंगे, सारा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की अपनी 100% कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं। एंड आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आई कैन नॉट टेल यू। हमेशा ये चीज़ हम आपको नहीं बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, बट या आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल कि अभी हम लिटरली अपने आई फ्लू से हम सफ़र कर रहे हैं। कल शाम को हमें ये आई फ्लू हुआ, एंड अभी दवा ववा डाल करके मेरे आँख लिटरली पूरे रेड हैं, बट हम स्टिल ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम आप लोग को देरी नहीं आप लोग के लिए करना चाह रहे हैं। बिकॉज मेरे लिए मेरे पेपर से इम्पॉर्टेंट और आपके एग्जामिनेशन से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो हम अगर गैप लेते हैं अपनी वीडियोज़ में, तो भी हम अपने पेपर के लिए लेते हैं, या फिर कुछ और चीज़ों के लिए तो हम नहीं लेते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इट्स नॉट अ इमोशनल लाइक ब्लैकमेलिंग, बट या इट्स लाइक माई हार्ट टू हार्ट वर्ड्स जो हमको शेयर करना था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ओके। चलिए कि अगर हम बात करें तो इसे हम हुक वॉर्म कहते हैं। इनकी बॉडी ना ऐसे, जब आप बॉडी देखोगे तो एक लीनियर, एक सीधी लाइन की तरह आपको नहीं दिखाई देगी। ये ना हुक के तरह, ये देख रहे हो, ऐसे ये मुड़ी होती है हुक की तरह। जैसे आप देखते हो कि आपको मछली पकड़ना हो या फिर कुछ भी पकड़ना हो, तो आप एक हुक की तरह रस्सी में बांध देते हो और फिर उसी से खींच लेते हो। तो हुक क्या होता है कि आप उसको लाइक मुड़ा हुआ चीज़ ऐसा कुछ, इसको आप हुक बोलते हो। तो इनकी बॉडी में ना, इनका जो बॉडी है वो इस तरीके से मुड़ा होता है कि वो हुक की तरह दिखाई देता है। एंड क्योंकि ये वॉर्म की कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से इनको कॉमनली बोला जाता है कि ये हुक वॉर्म है। ठीक है। आप समझिए, एंसाइक्लोस्टोमा दिखने में कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है फिगर। और अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, इनके पूरे खानदान की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि ये किंगडम एनिमलिया से आते हैं। कोई शक है ही नहीं भाई, हम इसको जूलॉजी में पढ़ रहे हैं। एंड ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे हैव सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है नहीं इनके पास कि हम इनको प्लांटी में रख दें, तो ये एनिमलिया में आते हैं। फिर निमेटोड, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हम आज आपको बताएंगे। निमेट हेलमिंथीस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लास फैथमीडिया, ऑर्डर स्ट्रोंगिलोइडी, एंड फैमिली एनसाइक्लोस्टोमेडी, जीनस एनसाइक्लोस्टोमा, एंड स्पीसीज है आपकी डियोडिनिल। ठीक है। ठीक है। तो वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन। एक बार आपको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लो। देन अगर हम निमेट हेलमिंथी, जिसको कि हम नीमाटोडा कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि निमेट हेलमिंथीज में किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर निमेट हेलमिंथीज में अपना एडमिशन लेना है, तो देयर आर सम रिक्वायरमेंट जो उन्हें पूरी करनी होगी। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है इंटरव्यू देने के लिए, तो निमेट हेलमिंथीज जो है वो उनसे ये पूछते हैं, उन मतलब भाई एक निमेट हेलमिंथीज आप समझ लो एक स्कूल है, आप गए उसमें इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप फ्री लिविंग या पैरासाइटिक हो, मतलब क्या आप अकेले रह सकते हो या फिर आपको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ होता है कि इनको दोनों ही ठीक है। अगर आप अकेले रह ले रहे हो और अपनी लाइफ चला ले रहे हो तो इट इज़ इनफ। या पैरासाइटिक में अगर आप किसी को, आपको कोई होस्ट चाहिए, ठीक है, आपको किसी होस्ट की बॉडी चाहिए, वहाँ से न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो भी इनफ है। ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि निमेट हेलमिंथीज जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी पैरासाइटिक ऑल्सो। ठीक है। अपना न्यूट्रिशन वो स्वतंत्र जीवन जी करके भी ले सकते हैं या एक परजीवी की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है। देखिए,
पैरासाइटिक जो होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं। भाई ऑब्वियसली हमने बताया कि पैरासाइटिक नाम से ही पता चल रहा है कि भाई होस्ट पे जाएंगे, वहीं पर रहेंगे और उन्हीं को हार्म करेंगे। तो जितने भी पैरासाइटिक निमाटोड होंगे वो हार्म अगर करेंगे होस्ट को तो वो किस फॉर्म में करेंगे, डिसीज कॉज करके करेंगे। तो जितने भी परजीवी हमारे निमाटोड्स होंगे वो सभी के सभी रोग उत्पन्न जरूर करेंगे। ठीक है, इनमें अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो इंटरनल होता है और रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्यूटिकल्स होते हैं वो पेरियोडिकली माउल्ट करते हैं, मतलब कि समय समय पर वो मुरझाती रहती हैं, मतलब कि समय समय पर वो माउल्ट मतलब क्या होता है कि चेंज करना, अपने एक शेप में चेंज करना, अपने आकार में चेंज करना, इसे हम माउल्ट कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये समय समय पर इनकी जो झिल्ली होती है, जो झिल्ली होती है ना, वो क्या होती है, पेरियोडिकली चेंज होती रहती है। फिर एपिडर्मिस अगर हम इनकी बात करें तो ये सिनेंटिकल एंड कंटेन डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसमें तंत्रिका होती है, उदर तंत्रिका पाई जाती है। द बॉडी वॉल और मसल्स आर लॉन्गिट्यूडनल, जितने भी बॉडी वॉल होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल होंगे। इनमें एमीबॉयड स्पर्म सेल पाया जाएगा। इनमें केमिकल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमियोस जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कैमियो नहीं, कीमो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं जिनका नाम है एफिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। जैसे पिछले हमने पढ़ा प्लैटीहेल्मिन्थीज में, फ्लेम सेल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने प्लेटी में पढ़ा। ठीक है, अभी निमेथ में हमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एक एफिड और एक अभी हम आगे आपको बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखो। ठीक है, तो एफिड क्या है, एफिड एक कीमो सेंसरी ऑर्गन है जो कि इनके लिप के पास सिचुएटेड होता है। क्या है, कीमो सेंसरी ऑर्गन है, नाम से समझ में आ रहा है कि सेंसरी मतलब क्या होता है, सेंस वाले ऑर्गन। ठीक है, जो आपके सेंस कर पाए इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसको सेंस कर पाना सेंस ऑर्गन का काम होता है। और कीमो आगे लग गया है, मतलब कि जितने भी केमिकल रिलेटेड, समझ रहे हो, जितने भी केमिकल रिलेटेड स्टिमुलाई इनके आसपास में होंगी वो जो हमारे एफिड होते हैं उसका रिस्पॉन्स करते हैं। समझ गए, जितने भी केमिकल रिलेटेड सेंस होंगे वो सभी के सभी एफिड रिस्पॉन्स करेगा। समझ गए, मान लो कोई बगल में केमिकल कुछ जा रहा है, मान लो एक जगह हमारा ये एनसाइक्लोस्टोमा है, उसके अगल बगल से कहीं केमिकल निकल रहा है, तो सबसे पहले कौन बताएगा उसको कि कहाँ भाई क्या हो रहा है, इस केमिकल से क्या होगा, इस केमिकल से क्या नहीं होगा, इससे हम मर सकते हैं नहीं मर सकते हैं, ये सारा काम हमारा एफिड करेगा। एफिड कहाँ पाया जाता है, ये लिप पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिचुएटेड ऑन द लिप्स। तो आपको ये याद रखना है कि प्लेटी में हमने फ्लेम सेल पढ़ा जिसका काम एक्सक्रीटरी के ऑर्गन की तरह था, किडनी की तरह, और सेम हम यहाँ पर, सेम नहीं मतलब एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं निमेथ में जिसका नाम है एफिड, जो कि लिप पे पाया जाता है और एक ये कीमोसेंसरी ऑर्गन है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल प्लस ये तीन लेयर इसमें पाई जाती है, इसी वजह से इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जितने भी निमेथ हेलमिन्थीज में ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी में ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर पाया जाएगा, अगर ये नहीं पाया जाएगा तो उनको निमेथ में हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम भाई एनसाइक्लोस्टोमा निमेथ का पढ़ रहे हैं तो हम ऑब्वियसली इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक तो हमें बस निमेथ के मिल ही गए ना, खाली उसका फाइलम पढ़ने से। ठीक है, अब देखिए निमेथ की भी जो बॉडी है वो भी आपको सिलेंड्रिकल दिखी, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे क्या दिखा, एनसाइक्लोस्टोमा में आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर थोड़ा हट के दिखा कि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल के साथ साथ थोड़ी सी मुड़ी हुई है जिसको हम हुक बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो, क्या देखते हो, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल होता है। इनकी बॉडी के पास कैविटी होती है लेकिन वो ट्रू नहीं होती है, स्यूडो ये सिलोम होते हैं। क्या, हमने अभी तक जितना भी ऑर्गेनिज्म पढ़ा वो सभी के सभी एसिलोमेट थे, मतलब कि थोड़ी सी भी कैविटी इनकी बॉडी में नहीं होती थी जितना हमने पीछे पढ़ा। अब देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत हो रहा है, भाई फॉल्स हो रहा है लेकिन है। ठीक है, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, तो फॉल्स कैविटी है। और फिर आगे आप पढ़ोगे कि एकदम ट्रू कैविटी है, तो आप समझ रहे हो कि पहले एकदम है ही नहीं, उसके बाद थोड़ा सा है, फिर उसके बाद पूरा है। तो एसिलोमेट पहले हमने पढ़ा, जो हमने प्लेटी तक पढ़ा। निमेथ में हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्यूडोसिलोम इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर पूरा का पूरा जो बॉडी होगा वो सिलोमेट पाया जाएगा। अब देखो जो एलिमेंट्री केनॉल होता है ये डिस्टिंक्ट होते हैं माउथ और एनस। ठीक है, एलिमेंट्री केनॉल जो है स्टार्टिंग पॉइंट माउथ होगा और जो एकदम लास्ट वाला पार्ट होगा
वो इनका क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डाइजेशन मतलब इजेशन स्टार्ट होगा और यहाँ से ईजेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ईजेशन होगा, यहाँ से ईजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। क्योंकि हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं, इस वजह से हमने ये सब लाइन यहाँ पे इंक्लूड की है कि आप इतना लिख देना। फिर दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक। ठीक है, क्या होते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। वे यौन रूप से द्विरूपी होते हैं, मतलब कि आप आसानी से इनमें पहचान लोगे कि कौन सा मेल एंसाइक्लोस्टोमा है और कौन सा जो है वो फीमेल एंसाइक्लोस्टोमा है। देखो एक सिंपल सी बात समझो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। ठीक है, लाइक हम हर्माफ्रोडाइट की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कि दोनों एक ही पे होते हैं, हम अलग अलग बॉडी की बात करें कि एक मेल बॉडी होती है, एक फीमेल बॉडी होती है। अगर आप उस मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि मेल कौन है एंड फीमेल कौन है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर से, मॉर्फो की वजह से, ठीक है, ऊपरी स्ट्रक्चर से अगर आप पता कर पा रहे हो कि अच्छा ये जो है ये मेल है, ये फीमेल है, और अगर आप नहीं पता कर पा रहे हो तो दोनों को एक टर्म दिया गया है। अगर आप ये चीज़ जान जा रहे हो बस देख करके कि अच्छा ठीक है ये एंसाइक्लोस्टोमा वाला मेल है, ये फीमेल है, तो फिर यहाँ पे कहोगे कि दे हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इनके पास क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, ये क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे, मतलब क्या नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, ऊपर एकदम ऊपर से सेम दिख रहे हैं, तो फिर बोलोगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, क्या नहीं पाया जा रहा है। तो ये कैसे होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिक होते हैं, आप आराम से एक मेल एंड फीमेल को आसानी से पहचान लोगे। ठीक है, उसके बाद दे आर डिवॉइड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो एक और रीज़न था आप लोग को फिजियोलॉजी ना पढ़ाने का, क्योंकि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है ही नहीं, इनमें है ही नहीं, एकदम नहीं है, तो फिर पढ़ोगे क्या, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको निमेथेलमेंथीज के बारे में बताया गया है, और ये बस आपको बक नहीं की गई है, ये सभी पॉइंट आपको एंसाइक्लोस्टोमा में लिख के आना है, बिकॉज ये सब कुछ हमारे एंसाइक्लोस्टोमा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो, ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे एंसाइक्लोस्टोमा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम हुक वॉर्म्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, समझिए, हुक वॉर्म्स आर द वोरेशियस ब्लड फीडर ऑफ द निमेटोड वर्ल्ड। लाइक अगर आप इसकी हिंदी देखो तो हुक वॉर्म निमाटोड दुनिया की एक प्रचंड रक्तभक्षी है। प्रचंड रक्तभक्षी हैं, मतलब कि ये बहुत खून पीते हैं, बहुत खून पीते हैं। ठीक है, वोरेशियस ब्लड फीडर है, बहुत ज़्यादा खून पीते हैं। अगर ये आपकी बॉडी में चले गए तो ये बहुत ज़्यादा खून पिएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। और पूरी नीमाटोड की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा ये ब्लड पीने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। इनके 2 प्रिंसिपल स्पीसीज हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं अराउंड 900 मिलियन पीपल को हमारे अर्थ पे। इनमें 2 स्पीसीज पाई जा रही है। एंसाइक्लोस्टोमा इज़ अ जीनस, इसमें 2 स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि ऑलरेडी अभी तक 900 मिलियन पीपल, पूरे अर्थ की बात करें तो उस पर क्या किया है, जो हमारे एंसाइक्लोस्टोमा हैं ये 2 स्पीसीज, उसने अपना प्रचंड रूप दिखाया है और डिसीज जो है उसको कॉज की है। ठीक है, देखिए पहला है निक्टेयर अमेरिनिकस। क्या है, निक्टेयर अमेरिनिकस, जिसको कि हम अमेरिकन किलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमेरिकन किलर बोलते हैं। और इसे हम न्यू वर्ल्ड हुक वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड हुक वॉर्म, मतलब कि जो अभी इस समय पे जो क्या कहते हैं एंसाइक्लोस्टोमा की स्पीसीज है वो यही है जो डिसीज कॉज कर रही है। अगर हम एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूटेल्स की बात करें जो कि पहले कॉज करती थी, इसे हम ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म। ये नेक्टियर अमेरिनिकस, देखो यहाँ पे एक और रीज़न हो सकता है कि ये भी हो सकता है इसको न्यू एंड ओल्ड बोलने का, कि एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूटेनल्स जो हैं ये शायद अभी जो जितने भी मेडिकल एक्सपेक्ट हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, हो सकता है कि ये इसको आराम से किल कर देती हूँ। ठीक है, जितने भी मेडिसिन हैं, लेकिन जो नेक्टर अमेरिनिकस है ये पॉसिबल है कि जो मेडिसिन हैं शायद वो उस पर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप जानते हो कि जब एक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करने लगता है हमारे इन्वायरमेंट में, मेडिसिन्स के अगेंस्ट अडेप्ट करने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, जल्दी वो नहीं मरते हैं, कितना भी मेडिसिन बना लो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है न्यू एंड ओल्ड कहने की,
कि जो न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म है इसके लिए बहुत तगड़ी दवा चाहिए, ये एवं ही किसी से नहीं जाएगा। और एंसाइक्लोस्टोमा हो सकता है कि इसके लिए, क्योंकि बहुत पुरानी ये जाति प्रजाति है, तो इसकी दवाएं उपलब्ध होती हैं जिससे कि ये सही हो सकता है, ठीक है, अगर ये कुछ कॉज करता है तो। लेकिन नेक्टेयर वाला कर देगा तो वो बहुत आपको दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म किसको कहा जा रहा है और ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म किसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे हुकवॉर्म्स होते हैं दे आर द मोस्ट डेंजरस पैरासाइटिक राउंड वर्म्स कॉजिंग सीरियस इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक परजीवी होते हैं जो मनुष्यों में गंभीर संक्रमण पैदा करते हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं ये। उसके बाद ये कॉज क्या करते हैं, कौन सी बीमारी कर देते हैं भाई, तो ये करते हैं एनसाइक्लोस्टोमैटिस, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमैटिसिस ये कॉज करते हैं। ये डिस्कवर किया गया था 1838 में, ये जो डिसीज़ है इसको डिस्कवर किया गया था 1868 में, किसके द्वारा, दूबिनी के द्वारा। एस्टोमैटिस जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी 1838 में इन एन ऑटोप्सी ऑफ इटालियन पीजेंट वुमेन, ठीक है, क्या, इन ऑटोप्सी ऑफ एन इटालियन पीजेंट वुमेन जिनका नाम था डूबिनी, ठीक है। अब देखिए, डूबिनी ने खोज कर ली। उसके बाद आर्थर लॉस जो थे 1896 में, आर्थर लॉस जो थे 1896 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था इसकी पैथोजेनेसिस एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन को। उसके बाद आर्थर आए 1896 में और उन्होंने बताया कि कैसे जो हमारा एनसाइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है, वो कैसे पैथोजेनेसिस उसकी, क्या वो कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो जा कर के बॉडी में चिपकता है, फिर कैसे बाहर निकलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कैसे उसे मारा जा सकता है, ये सब कुछ जो है ये हमारे आर्थर लॉस ने बता दिया 1896 में। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको नोट करके एकदम पी जानी थी हुकवॉर्म के बारे में। अब हम हुकवॉर्म के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके ऊपरी, जितना भी इसका ऊपरी दिखावट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो देखिए 900 मिलियन पीपल ऑलरेडी इससे क्या है, ग्लोबली इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, क्या है, ग्लोबली 900 मिलियन पीपल ऑब्वियसली ये क्या है, पहले से ही इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। तो ये बहुत डेंजरस बीमारी है। हुकवॉर्म इन्फेक्शन जो है वो प्रीलेवेंट है ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक कंट्री लाइक एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, चाइना एंड साउदर्न यूरोप। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में देखा जाता है। मेल एंड यंग एडल्ट जो होते हैं वो कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। जो एनीमिया होती है इज सीवियर इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन या फिर चिल्ड्रन को हो जाए, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमैटियासिस अगर ये हो जाएगा, तो हमने आपको बताया कि एनसाइक्लोस्टोमा क्या है, एक वोरेशियस ब्लड फीडर है, तो वो सबसे ज़्यादा खून पिएगा। इसी वजह से चिल्ड्रन में जो है वो कमी आने लगती है खून की, और प्रेग्नेंट वुमेन में अगर हो जाए तो ऑब्वियसली उसमें भी खून की कमी होगी। और आपको पता है कि खून की कमी जब होती है तो उस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स टॉक अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ हुकवॉर्म। देखिए, हुकवॉर्म को हुकवॉर्म क्यों कहा जाता है ये आपको उसका शेप पढ़ के ही समझ में आएगा। साइज यहाँ पे उतना आपको एक्यूरेट लिख कर नहीं दिया गया है, ठीक है। शेप की बात करें अगर हम, तो हुकवॉर्म को हुकवॉर्म क्यों कहा जा रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको एक मुड़ाव दिखाई देगा, एक छोटा सा एक मुड़ा हुआ एक सेगमेंट दिखाई देगा जिसकी वजह से आप इसको हुक बोलते हो। लेकिन जो मेल होता है उसमें प्रोमिनेंट हुक पाया जाता है उनकी जेनाइटल एरिया, जिसको कि जेनाइटल बुर्सा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनाइटल बुर्सा कहते हैं। वहाँ पर आप एक प्रोमिनेंट हुक देखोगे, एकदम प्रोमिनेंट, मतलब कि बड़ा हुक देखोगे, हुक टाइप का एक स्ट्रक्चर देखोगे। इसकी वजह से इसे बोला जाता है हुकवॉर्म। प्लस अगर हम दोनों सेक्सेस की बात करें, मेल एंड फीमेल, इन दोनों की बात करें कि मेल जो हुकवॉर्म है एंड फीमेल हुकवॉर्म है, इनके माउथ के अंदर छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉलर हुक्स पाए जाते हैं इनके माउथ के अंदर, ठीक है, इनका जो मुंह होता है उसके अंदर। हिंदी में बात कर लें, उन्हें हुकवॉर्म कहा जाता है क्योंकि नर के जनांग बरसा में मौजूद प्रमुख हुक के बगल में एक हुक आकार का शरीर होता है, ठीक है, एक अलग से सेगमेंट होता है
है जो कि प्रोमिनेंट होता है, बहुत मतलब एक तरीके से बोल सकते हो बड़ा होता है, ठीक है। जबकि अगर हम दोनों लिंग की बात करें, मेल एंड फीमेल दोनों की बात करें, तो उनके मुंह के भीतर छोटे हुक पाए जाते हैं। दैट्स वाई इतना हुक पाया जा रहा है, इसीलिए हम इसको हुक वॉर्म के नाम से जानते हैं। ओके, अगर हम इनकी बात करें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, तो जो एडल्ट मेल होते हैं, यहाँ पर आपको साइज पता चल जाएगा। जो एडल्ट मेल होते हैं वो 8 से लेकर के 11 मिलीमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं और 0.4 से लेकर के 0.5 ये डायमीटर में हो सकते हैं। लंबाई इनकी कितनी होगी? 8 से 11 मिलीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 0.4 से 0.5 मिलीमीटर। ओके, अगर हम एडल्ट फीमेल की बात करें तो ये बड़ी होती हैं। इनकी जो साइज होती है वो 10 से 13 मिलीमीटर हो सकती है और जो डायमीटर होता है वो 0.6 मिलीमीटर होता है। अगर हम आपके सामने एक मेल हुकवॉर्म रख दें और एक सेकेंड फीमेल हुकवॉर्म रख दें और हम आपको बताएं ना कि इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन है, तो क्या आप हमें बता पाओगे कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है? ऑब्वियसली बता पाओगे। कैसे? साइज से। जो बड़ी होगी वो आप बोल दोगे फीमेल है, जो छोटी होगी उसे आप कह दोगे क्या है, वो मेल है। समझ गए? समझ गए? अच्छा, देखो तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसकी वजह से हो रहा था? इनके साइज की वजह से हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। दोनों में ही आपको माउथ दिखाई देगा, फिर आपको फेरिंग्स दिखाई देंगे। देयर आर ओवरी इन लाइक फीमेल पार्ट, फिर यूट्रस, फिर मिड गट, यूट्रस एंड ओवरी। ओके, देन उसके बाद बकल कैविटी, नर्व रिंग, एक्सक्रीटरी पोर, सर्वाइकल ग्लैंड, cephalic gland, vagina, gonophore, copulatory bursa. This is the most important part, the mostest important part जो हमें एनसाइक्लोस्टोमेटा में पढ़ना है, कॉप्युलेटरी बर्सा, जो कि मेल में ही पाया जाता है, ये फीमेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो इसमें अगेन फिर टेस्टिस आप मेल में देखोगे वॉसर डिफरेंस, वॉसर वेसिकुलर सेमाइनल, एजिकुलेटरी डक्ट, सीमेंट ग्लैंड, कॉप्युलेटरी स्पेक्यूल्स, कोलैका, ठीक है। उसके बाद आप कोलैकल एपरेचर, ठीक है। ये सारे आप पार्ट देखते हो। इसमें से आप एक नॉर्मल सा हुकवॉर्म बना देना मेल एंड फीमेल का। 5 भी अगर आप लेबलिंग कर देते हो तो दैट्स इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन कॉपी, ठीक है। उसके लिए इनफ होगा। माउथ यहाँ पर है, देख लीजिए एक बार, ये माउथ है, एक मिनट, दिस इज द माउथ एंड दिस इज द एनस। तो हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनॉल की, तो माउथ से स्टार्ट होता है जहाँ पे ईजेशन होगा एंड एनस में ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे ईजेशन होगा। समझ गए? देखो ईजेशन मतलब, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। एक मिनट, मेरी गलती, हमने बताया नहीं है। ईजेशन मतलब क्या होता है? जब हम खाने को खा रहे होते हैं। और ईजेशन मतलब क्या होता है? जब उस खाने का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हमारी बॉडी में हो गया होता है और वेस्ट मटेरियल्स बचते हैं जिनका एक्सक्रीशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, उसे ही हम ईजेशन बोल देते हैं। देखो इसे बोलना कैसे है, जब आप इनगल्व वाला पार्ट कर रहे हो, खाने वाला पार्ट कर रहे हो, तो आप उसे नॉर्मली बोलो ईजेशन, ठीक है, क्या? ईजेशन। और जब आपको बोलना है एक्सक्रीशन वाले पार्ट को तो बोलना है ईजेशन। समझ रहे हो? आई वाले को बोलो ईजेशन और जब एक्सक्रीशन वाले पार्ट को बोलना है तो ईजेशन। समझ गए? तो ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, एडल्ट वॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट वॉर्म में हम ये देखते हैं कि जो इनकी बॉडी होती है, एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इन्फेक्शियस स्टेज है, एडल्ट वॉर्म जो है, तो ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, ग्रेइश कलर के होते हैं, वाइट होते हैं, सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है और डॉर्सली और इनको अगर हम देखें तो ये एंटीरियर इन पे बेंट होंगे। क्या होंगे? बेंट होंगे और इसी मुड़ाव की वजह से ये हुकवॉर्म कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके पास एपरेचर होता है, क्या होता है? ओरल एपरेचर होता है जो कि डायरेक्टेड होता है डॉर्सल सरफेस की तरफ, ठीक है। बक्कल कैप्सूल होती है जिसमें 6 दांत होते हैं, 4 हुक लाइक वेंट्रल सर्फेसेस, 2 नॉब लाइक ऑन द डॉर्सल सर्फेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखना है कि बॉडी स्मॉल होती है, ग्रेश वाइट कलर की होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, एक बेंट होता है डॉर्सल साइड पे, एंटीरियर एंड पे, जिसके वजह से इनका हुकवॉर्म नाम रखा गया है। ओरल एपरेचर पाया जाता है डॉर्सल सरफेस की तरफ, ये क्या होते हैं? निर्देशित होते हैं। उसके बाद बक्कल कैप्सूल पाई जाती है जिसमें 6 आपके दांत देखे जाते हैं और 4 हुक पाए जाते हैं, ठीक है। 2 नॉब लाइक ऑन द डॉर्सल सरफेस, ठीक है, ये छोड़िए। उसके बाद लाइफ स्पेन की बात करें एडल्ट वॉर्म की ह्यूमन इंटेस्टाइन में, तो ये 3 से 4 साल इनमें देखा जाता है कि ये एक ह्यूमन इंटेस्टाइन में, जो हमारे मानव का आंत होता है, उसमें 3 से 4 साल तक ये अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करते हैं। कॉप्युलेटरी बर्सा, अगेन आई एम सेइंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू योर एनसाइक्लोस्टोमेटा, ठीक है।
कॉपुलेटरी बर्थ जो होता है ये केवल मेल में ही पाया जाता है, एनसाइक्लोस्टोमेटा के मेल में पाया जाता है। ये कॉपुलेटरी से नाम समझ में आ रहा है कि ये कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। एंड व्हाट इज द कॉपुलेशन? कॉपुलेशन क्या होता है? जब एक मेल एंड फीमेल दे बोथ लाइक मीटिंग का टाइम जब उनका होता है, ठीक है, मीटिंग का टाइम होता है, उसे हम कॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए मेल एंड फीमेल, ये हो गया कॉपुलेशन, समझ में आ गया आपको। तो नाम जो है वो कॉपुलेटरी बर्सा है, जिसका मतलब कि ये क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे मेल को फीमेल से अटैच होने के लिए। तो इनका क्या काम होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉपुलेशन के टाइम पे जो फीमेल होंगी उनसे अटैच होने के लिए मेल जो है इसका यूज़ करेंगे। दैट्स वाई ये केवल मेल में ही पाया जाता है। कॉपुलेटरी बर्सा जो है ये केवल मेल में पाया जाता है, जो कॉपुलेशन के टाइम पे मतलब कि मीटिंग के टाइम पे जो फीमेल होती हैं उनसे अटैच होने के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। और ये कंसिस्ट होती हैं 3 लोब्स, 1 डॉर्सल एंड 2 लेटरल लोब से, ठीक है। मतलब कि कॉपुलेटरी बर्सा में आप 3 लोब देखोगे, ठीक है। क्या देखोगे? 3 लोब देखोगे, एक डॉर्सल और 2 लैटरल। ऐसा नहीं है कि 5 है, 3 लोब है, एक डॉर्सल में है और 2 लैटरल में है, समझ गए। तो ये कॉपुलेटरी बर्सा के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी थी। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई नो थोड़ी छोटी वीडियो बनी है, बट आई कैन लाइक रिपीट इट वंस फॉर यू ऑल कि आई एम सफरिंग फ्रॉम आई फ्लू, जिसकी वजह से आई एम वेरी लाइक लाइट सेंसिटिव राइट नाउ, और लाइट का इफेक्ट मेरी आंखों पे बहुत गंदा पड़ रहा है। और अभी ये वीडियो बनने के बाद हमें फिर मोबाइल पे इसको एडिट भी करना है, तो उसमें मतलब लाइट काफ़ी पड़ेगी और फिर वो मेरे आँख को बहुत हर्ट कर रही है। तो छोटी वीडियो बनाए हैं, कल भी छोटी वीडियो बनाएंगे, 2 दिन में आई फ्लू सही हो जाएगा, फिर रेगुलर आपको बड़ी बड़ी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नोट्स बनाइए, पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। पढ़ना आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। जाओ सब कुछ करना भूल जाओ, लेकिन पढ़ना मत भूलो, ओके। तो पढ़ते रहिए। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।